गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं जो कंसेप्ट्स बता रहा हूँ उसका 10% है अभी तो क्लास 7th में, ठीक है। लेकिन अभी जो आप समझ जाओगे ये सारे कंसेप्ट तो क्लास 10th तक की प्रोबेबिलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और एक एक पॉइंट ध्यान से समझना है। क्लियर है? इसमें पहला कंसेप्ट है चांस। चांस क्या होता है ना? चांस मतलब वैसे तो मौका होता है, इस बात को से चांस मिला, पेपर में देने का चांस मिला कि नहीं मिला, है ना। लेकिन प्रोबेबिलिटी में चांस का मतलब होता है कि कितना आउटकम है। जनरल लाइफ में भी इसको हम देख सकते हैं, अभी देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि कोई भी काम हमने किया तो उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं उसी को हम चांस बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो फिर क्या क्या चांसेस हैं? या तो हेड आने का चांस होगा या फिर टेल आने का चांस होगा, यही तो होगा। यही तो दो चांसेस हैं, या तो हेड आएगा, देन चांसेस आर इधर गेटिंग हेड और टेल, या तो हेड आएगा हमारे पास या फिर टेल आएगा। ये जनरल लाइफ का ही एग्जाम्पल है। कोई भी काम करेंगे हम तो उसमें या तो हम सक्सेसफुल होंगे या फिर फेल होंगे, यही दो चांसेस हैं, यही दो पॉसिबिलिटी हैं। तो चांस इज डिफाइंड एज पॉसिबल आउटकम्स। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसी को हम चांस बोलते हैं कि ये चांसेस हैं, इन चीज़ों की संभावनाएं हैं, ये चीज़ हो सकती हैं, ठीक है। हम एग्ज़ाम देंगे तो दो ही चांस हैं, या तो पास होंगे या फेल होंगे, है ना। तीसरी चांस तो है नहीं। तो इसी तरह से कोई भी काम आप करो तो उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चांस, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। तो जो चांस है उसकी जो मेजरमेंट है, अब हम ये देखेंगे कितना परसेंट चांस है। हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन से चांस हैं, क्या क्या चांसेस हैं। हमने हेड कॉइन को टॉस किया हमने, तो चांसेस हैं कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। बट कितना परसेंट चांस है? हेड आने की कितने परसेंट चांस हैं, टेल आने की कितने परसेंटेज चांस है? तो ये परसेंटेज क्या शो कर रहा है? मेजरमेंट। तो ये चांसेस हैं, ये अनसर्टेनिटी जो है, अनसर्टेनिटी जो होती है, जो सर्टेन नहीं है, जो फिक्स नहीं है, उसकी जो मेजरमेंट होती है उसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब जो फिक्स नहीं है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं इसे। अनसर्टेनिटी मतलब जो फिक्स नहीं है, जो घटना नहीं होनी। जैसे हम ये बोलेंगे कि शाम को सनसेट होगा, ये सर्टेन है या अनसर्टेन है? ये सर्टेन है ये। लेकिन अगर हम ये कहें कि आज बारिश होगी तो ये जो है अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मतलब फिक्स नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, हमें पता नहीं है। तो जो सर्टेन है, जो फिक्स है, उसके तो मेजरमेंट क्या करेंगे? उससे तो हमें पता ही है कि ये होना है, 100% चांस है, उसकी मेजरमेंट की नहीं जाती। जो सर्टेन है, जो फिक्स है, जैसे सनराइज होगा कल सुबह, ये फिक्स है। आज सनसेट होगी, ये फिक्स है। तो ये सब तो फिक्स है, इसकी तो मेजरमेंट करनी नहीं है। जो फिक्स नहीं होती हैं, जो इवेंट्स, जो आउटकम्स फिक्स नहीं होती हैं, उसकी हमें मेजरमेंट करनी होती है कि कितने परसेंट चांसेस हैं। तो जो फिक्स नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। तो जो अनसर्टेनिटी है उसकी जो मेजरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। याद रहेगा, प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। क्लियर है? जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 50% एंड गेटिंग टेल इज 50%। यहाँ पे क्या था कि चांस थे, क्या क्या चांस थे? हेड आएगा या टेल आएगा। तो कॉइन को हम टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल, ये दो चांस थे। अब अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की कितने परसेंट चांस हैं? 50%। और टेल आने के कितने परसेंट चांस हैं? 50%। आपको चांस और प्रोबेबिलिटी में अंतर पता चल गया आपको। चांस तो ये है कि जो आउटकम्स होते हैं उसको हम चांस बोलेंगे, क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, और उस रिजल्ट आने की कितनी परसेंटेज है, मेजरमेंट कितनी है उसकी, उस चीज़ को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज चांस जो है 3 तरह के होते हैं। एक होता है सर्टेन टू हैपन, ये फिक्स होता है, मतलब ये होगा ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सनराइज होगा, सनसेट होगा, ये सब फिक्स इवेंट हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सर्टेन टू हैपन। जैसे यू आर ओल्डर
टुडे देन येस्टरडे, ये एग्जाम्पल बुक में दिया, क्वेश्चन है बुक में एक्सरसाइज 3.4 में, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ये एग्जाम्पल। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में यही बताना है, बहुत सारे इवेंट दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना है, इन तीनों में से बताना है कौन सा है वो। तो ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा है, सर्टेन टू हैपन। इसमें क्या बोला है, यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे। ओल्डर मतलब क्या होता है कि उसकी एज बड़ी होगी, मतलब है ना, कल से आज हम बड़े हो जाएंगे, है ना। कल अगर हमारी एज मान लो 15 ईयर्स का था, तो फिर आज हमारी एज कितनी हो जाएगी, 15 ईयर्स 1 डे। तो हमारा एज बढ़ गया ना, तो ओल्डर हो गए ना। ओल्डर मतलब होता है बढ़ना। तो यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे, तो ये फिक्स है, डेली डेली हमारी एज बढ़ती जा रही है। सो ये क्या है, सर्टेन टू हैपन, ये फिक्स है, होना ही है। फिर ये नेक्स्ट है इम्पॉसिबल टू हैपन, जो हो ही नहीं सकता, ये भी फिक्स है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है, तो ये भी फिक्स होता है इवेंट। जैसे बोलेंगे अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। ठीक है, जब हम डाइस को फेंकेंगे या टॉस करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। अब डाई में जो है उसमें 1 to 6 होते हैं, 7 8 होता ही नहीं है, 6 के बाद नंबर ही नहीं होते हैं, 1 से लेके 6 तक होते हैं। तो हम कितनी बार भी डाइस को फेंक दें उसमें 8 कभी नहीं आएगा, ये फिक्स है। समझ आ रहा है आपको। तो ये जो इवेंट है, कैसा इवेंट है ये, इम्पॉसिबल टू हैपन। फिर इसके बाद तीसरा है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो ये एक ऐसा इवेंट है जो कि हो सकता है लेकिन फिक्स नहीं है। जैसे टुमारो विल बी ए क्लॉडी डे, कल जो है क्लॉडी डे होगा, तो हो भी सकता है लेकिन फिक्स नहीं है, कोई गारंटी तो नहीं ले सकता है इसका ये होगा ही होगा। तो ये एक ऐसा इवेंट हो गया कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो उसमें क्वेश्चन 1 में बहुत सारे ऐसे दिए हुए इवेंट्स, इन तीनों में से बताना है कि कौन सा इवेंट किस तरह का है। जिसका 100% फिक्स होगा कि होगा ही होगा, उसको हम लिखेंगे कैन वो सर्टेन टू हैपन। और जो 100% फिक्स है कि हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, इम्पॉसिबल है, उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल टू हैपन। और जो हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है, जैसे कल बारिश हो सकती है, तो कल हो भी सकती है बारिश, इसकी गारंटी नहीं है। तो ये क्या बोला है, कैन हैपन, हो सकती है बट नॉट सर्टेन, फिक्स नहीं है। ये फिक्स नहीं होता, ये दोनों फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के चांसेस होते हैं। ये क्वेश्चन 1 इसी पे बेस्ड है, 3.4 का, आप कर लेना। क्लियर है। इसके बाद ये डिटेल में बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का, एक एक पॉइंट आप ढंग से देखो। क्लास 10th तक आपको प्रोबेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसा एक्सपेरिमेंट या ऐसा कोई काम, एक्सपेरिमेंट मतलब यहाँ काम होता है, काम से मतलब है। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम उस एक्सपेरिमेंट को बोलेंगे जिसमें क्या हो कि एक से ज़्यादा आउटकम्स हों। पहला कंडीशन क्या है, एक से ज़्यादा आउटकम्स हों। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो इसमें कितने आउटकम्स हैं, 2 आउटकम्स हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स। और दूसरा कंडीशन क्या है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल द आउटकम इन एडवांस। हम उसमें पहले से हम ना बता पाएँ एडवांस में ही कि हमने ये काम किया तो यही रिजल्ट आएगा। जिसमें आप ये एडवांस में बता दोगे उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाएगा जिसमें एक से ज़्यादा आउटकम्स हों और क्या रिजल्ट आने वाला हो इसको कोई पहले से ना बता सके। ठीक है, तभी हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। जैसे टॉसिंग ए कॉइन है तो इसमें 2 आउटकम्स हैं, हेड और टेल। और हम जब टॉस करेंगे कॉइन को तो ये कोई नहीं बता सकता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। हम आइडिया लगा सकते हैं बस, लेकिन कोई ये बता नहीं सकता कि हेड ही आएगा 100% या टेल ही आएगा 100%, ये कोई नहीं बता सकता। एडवांस हम इसको नहीं बता सकते, इसलिए टॉसिंग ए कॉइन कैसा एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसी तरह से थ्रोइंग अ डाई, जो लूडो की जो डाइस होती है उसको थ्रो करेंगे हम, तो उसमें 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 6। टोटल आउटकम्स इसमें 6 हैं, तो 1 से ज़्यादा आउटकम हो गए, है ना। और इसमें हम पहले से नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर आएगा। जब लूडो खेलते हैं बच्चे तो स्टार्ट तभी कर पाते हैं जबकि 6 आता है। स्टार्टिंग में वो ओपन कब होता है, जब 6 आता है। जब तक 6 नहीं आता है तो एक एक करके चारों प्लेयर्स चलते रहते हैं।
खेलते रहते हैं, मतलब डाइस थ्रो करते रहते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कब 6 आएगा। इसलिए अगर किसी को पहले से पता हो कि मेरा इस चांस में आएगा तो वो बार बार ना फेंक के उसी बार फेंके, है ना। तो ये पहले से कोई नहीं बता सकता एडवांस में कि कौन सा आने वाला है इसका रिजल्ट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको बोलेंगे कि एक से ज़्यादा आउटकम हो और उसके जो आउटकम्स हैं उसको एडवांस में ना बता पाए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। इसका एग्जांपल टॉसिंग कॉइन है और थ्रोइंग अ डाइस है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप खुद ही सोच सकते हो, ठीक है। ओके, इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है इवेंट। एन इवेंट इज ए कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हमने अभी 2 मैंने बताया था आपको एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल, टॉसिंग अ कॉइन एंड थ्रोइंग अ डाइस, 2 बताए थे। तो दोनों ही एक्सपेरिमेंट थे, रैंडम एक्सपेरिमेंट थे। तो जो पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट था उसके आउटकम्स क्या क्या थे, हैंड और टेल। और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था उसके आउटकम्स क्या थे, 1 2 3 4 5 6। तो जो भी आउटकम्स आते हैं उनमें से कुछ आउटकम्स अगर हम ले लें और उनका कलेक्शन कर लें तो वो इवेंट जो है वो इवेंट कहलाता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एन इवेंट इज ए कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होते हैं उसके कलेक्शन को इवेंट कहते हैं। उसमें जो आउटकम्स सिंगल अगर हम लेना, जो आउटकम्स हैं जितने भी, उसमें से अगर हम एक सिंगल आउटकम को भी ले लें तो वो भी इवेंट माना जाता है। ग्रुप ऑफ आउटकम्स को भी इवेंट बना सकते हैं और एक सिंगल को भी इवेंट बना सकते हैं। जैसे हमारे पास थ्रोइंग अ डाइस है, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे, इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, यही चांस है। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। अब हमने क्या किया कि एक इवेंट बनाया। ई मतलब होता है इवेंट। इवेंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ABCDEFGH कुछ भी लिखा जा सकता है, बट मैंने यहाँ पर E1 E2 E3 लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। E1 मतलब पहला इवेंट, E2 मतलब दूसरा इवेंट, E3 मतलब तीसरा इवेंट। यहाँ पर हम ABC भी लिख सकते हैं। अब हमने पहला इवेंट लिया E1 गेटिंग 4, ठीक है, गेटिंग 4। तो इसमें कितनी बार आ रहा है 4, एक ही बार आ रहा है। E1 में एक ही नंबर आएगा 4, ठीक है। फिर E2 है गेट एन इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में आता है उसे इवन नंबर बोलते हैं। तो 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है और 6 भी इवन नंबर है, ठीक है। गेम चल रहा है, अगर किसी ने कहा कि मुझे तो इवन नंबर चाहिए तो 2 आ जाएगा तब भी उसका काम हो जाएगा, 4 आ जाएगा तब भी उसका काम हो जाएगा, 6 आएगा तब भी उसका काम हो जाएगा। तो उसके फेवर में कितने नंबर हैं, 3। फेवर मतलब होता है पक्ष में, जिसको इवन नंबर चाहिए उसके पक्ष में 3 नंबर हैं, 2 4 और 6। 3 जो है पक्ष में है और 1 3 5 ये विपक्ष में है, अगेंस्ट। फेवर एंड अगेंस्ट 2 चीज़ें होती है ना। फेवर मतलब उसके साथ, हमारे साथ कौन कौन से हैं, और अगेंस्ट मतलब हमारे साथ नहीं है जो, यानी इस इवेंट के फेवर में कौन कौन से होंगे, 2 4 और 6। तो इवन नंबर चाहिए इसको, तो इसमें 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसके फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 3। इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स 3 हो जाएंगे। अब तीसरा इवेंट लिया है मैंने E3 गेट अ नंबर लेस देन 5। 5 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो 1 आ जाएगा तब भी उसका काम हो जाएगा, 2 आ जाएगा तब भी हो जाएगा, 3 आ जाएगा तब भी हो जाएगा और 4 आ जाएगा तब भी। 1 2 3 4 जो हैं ये 5 से छोटे हैं और उसको 5 से छोटा नंबर चाहिए। तो ये चारों में से कोई भी आ जाएगा तो ये इसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके फेवर में 4 आउटकम्स हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये ग्रुप ऑफ आउटकम्स है ना, कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स। ये कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन है, लेकिन यहाँ पे सिंगल है। तो सिंगल भी हो सकता है इवेंट, और कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स होगा उसको भी हम इवेंट बोलते हैं। समझ आ रहा है, ये सब इवेंट है, क्लियर है। नेक्स्ट फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मैंने बताया कि कोई भी इवेंट है, तो अभी बताया मैंने कि उसके पक्ष में कितने हैं और विपक्ष में कितने हैं। पक्ष में जो जो चीज़ें होंगी वो फेवरेबल आउटकम्स होंगी। जैसे हमने कहा कि E2 है गेट एन इवन नंबर, सेकेंड इवेंट है हमारा गेट एन इवन नंबर। तो इसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं, 2 4 और 6, 3 फेवर में हैं। तो इसको हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। E2 के फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, 2 4 एंड 6। E3 है गेट ए नंबर लेस देन 5।
इसके फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3 एंड 4। इसकी डेफिनेशन ये बताइए, दोज आउटकम्स विच इंश्योर सर्टेन टू हैपन। अभी मैंने सर्टेन टू हैपन बताया था आपको, जो फिक्स हो। तो सर्टेन टू हैपन मतलब ये है कि वो आउटकम्स जो ये फिक्स करते हों, वो उस इवेंट की सर्टेनिटी को फिक्स कर देते हों, तो उस इवेंट्स को हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, उन आउटकम्स को हम फेवरेबल आउटकम्स बोलेंगे। 2, 4, 6 यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हैं किसका? सेकेंड इवेंट का, E2 का। और 1, 2, 3, 4 फेवरेबल आउटकम्स है किस इवेंट का? थर्ड इवेंट का। 4 किसका फेवरेबल आउटकम है? फर्स्ट इवेंट का। अब हम ये कह सकते हैं कि E1 के कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं? इन अबव एग्जांपल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E1 के फेवरेबल आउटकम्स 1 हैं, क्योंकि इसको 4 चाहिए था और 4 एक ही बार है, इसके फेवर में एक ही नंबर है। इसी तरह से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E2 के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3, क्योंकि E2 को एक इवन नंबर चाहिए और इवन नंबर यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं, 2, 4 और 6। इवन नंबर 3 है, इसलिए E2 के फेवरेबल आउटकम्स 3 होंगे। एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E3 इज इक्वल टू 4। E3 के फेवरेबल आउटकम्स 4 होंगे, क्योंकि E3 का ये कंडीशन है कि उसको 5 से छोटे नंबर चाहिए, तो 5 से छोटे यहाँ पे 4 नंबर हैं, इसलिए इसका फेवरेबल आउटकम्स 4 हो जाएगा। इसी पे बेस्ड है पूरा प्रोबेबिलिटी, इसलिए फेवरेबल आउटकम आपको पता होना चाहिए क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स। कोई भी इवेंट दिया होगा उसकी प्रोबेबिलिटी जब हमें फाइंड करनी है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि उस इवेंट के फेवर में कितनी कंडीशन है, ठीक है, और कितनी कंडीशन उसके अगेंस्ट है। टोटल जो होंगी उसमें से कितनी फेवर में है, पहले तो आपको टोटल निकालनी है। यहाँ पे टोटल आउटकम 6 है ना, और अगर जैसे इवन नंबर चाहिए तो फेवरेबल 3 हो जाएंगी फेवरेबल आउटकम्स। E3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल आउटकम्स 4 हो जाएंगे। आई थिंक समझ आ गया आपको, है ना, बहुत इजी है, 1-2 बार देख लेना समझ आ जाएगा। यहाँ एग्जांपल मैंने अच्छी तरह से बताया। नेक्स्ट ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, ये क्लास 10 तक ये फॉर्मूला काम आना है, ये आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये जो बताया मैंने ये ऊपर आता है, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स ये नीचे आता है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स जितने हैं वो ऊपर आएगा, टोटल आउटकम्स नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है मैंने, यहाँ पे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। जो इवेंट है या तो वो पूरा इवेंट ही लिख दो यहाँ पे, और नहीं अगर आपने शुरू में ऐसे लिख दिया है कि E1 डिनोट गेटिंग 4 तो हम ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। दोनों ही सही हैं, दोनों में से जो आपको सही लगता है। या तो हम स्टार्टिंग में लिख दें कि E1 डबल डॉट गेटिंग 4, फिर हम ये लिख देंगे। और अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ ब्रैकेट में हमें पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये दोनों एक ही बात है। इसके कितना आ जाएगा? 1/6। 1/6 क्यों आया इसमें? क्योंकि 4 चाहिए था। तो फेवर में कितने हैं फेवरेबल कंडीशन? 1। E1 के फेवरेबल कंडीशन कितना है? 1। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो 1/6 आ गया। फेवरेबल ऊपर आता है, टोटल नीचे आता है। अब यहाँ E2 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसके फेवर में कितने हैं? E2 के फेवर में 3। फेवरेबल 3 हो गया, ऊपर फेवरेबल आ गया, नीचे टोटल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स कितने हैं इसमें? 6। 3/6, इसको कट करेंगे 3 के टेबल से, 1/2 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये आ जाएगा 4/6। 4 फेवर में है ना, 4 फेवरेबल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम 6 हैं, 4/6 आ जाएगा। इसका आंसर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक ये रिमार्क है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इसको आपको ध्यान देना है। इसमें 1 मार्क्स में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। 2-3 रिमार्क हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। पहला रिमार्क ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ईदर 0, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती हैं और 1 भी हो सकती है, और बिटवीन 0 to 1, और 0 और 1 के बीच में भी हो सकती हैं। इसका मतलब क्या हो गया? या तो 0 होगा या 1 होगा या 0 से 1 के बीच में होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ना तो 0 से छोटा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लाइन जैसे हम यहाँ पे बनाए तो ये 0 है मान लो, और ये 1 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 1 होगी, या फिर 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, 0 होगी
या 1 होगी या 0 1 के बीच में होगी, ना तो 0 से छोटी होगी और ना ही 1 से बड़ी होगी। इस बात को ध्यान रखना है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर 0 और 1 के बीच में होती है। ना तो 0 से छोटा आएगा आंसर कभी भी और ना ही 1 से बड़ा आएगा। अगर 0 से छोटा आंसर आ रहा है आपका, मान लो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी -1 आ रही है, तो -1 0 से छोटी है तो गलत आंसर है ये। आपको आंसर से ही पता चल जाएगा कि हमारा जो है वो सही है गलत है। अगर 0 से कम आ रहा है तो गलत है। इसी तरह से किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2 आ रही है मान लो, तो 1 से ग्रेटर हो गया तो भी गलत है। आंसर क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या फिर 0 और 1 की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/6 है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, कितना आएगा ये। 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, पॉइंट कितना आएगा ये। 6 को डिवाइड करो, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.16 आएगा, 0.16। तो 0.1 इनके बीच में ही है, 0 और 1 के बीच में ही आता है। 0 के बाद आएगा 0.1, 0.2 ऐसे आएगा इनके बीच में ही। ये 1/2 है, इसका आंसर कितना आएगा 0.5, तो 0.5 इन दोनों के बीच में ही आएगा। फिर 2/3 है, इसका आंसर 0.6 आएगा लगभग अप्रॉक्स, 0.6 भी इनके बीच में ही है। कोई भी आप देख लो प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 0 और 1 के बीच में आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसको आपको याद रखना है, कभी भी प्रोबेबिलिटी में आंसर 0 से कम नहीं आएगा और 1 से ग्रेटर नहीं आएगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट सेकेंड रिमार्क। सेकेंड रिमार्क सेज कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने इम्पॉसिबल टू हैपन वाला किया था आउटकम्स। अगर कोई इवेंट ऐसा है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है तो उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0। जैसे मैंने आपको इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल दिया था कि हमने डाइस को थ्रो किया और 8 आए टॉप पे, तो 8 तो आ ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। समझ आ रहा है? इम्पॉसिबल इवेंट जितने भी हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। या फिर इस तरह से भी दिया जा सकता है 1 मार्क्स में कि ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है उसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, जिसका फिक्स है 100% होगा ही होगा, उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं। जैसे कल सनराइज होगा तो ये श्योर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। जो श्योर इवेंट होता है, जो पक्का है, फिक्स है, होना ही होना है, उसको हम उस श्योर इवेंट बोलते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है। और जो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 एंड श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। बाकी जितने भी इवेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आती है। क्लियर है? नेक्स्ट, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। 2 और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ देयर प्रोबेबिलिटी आर सेम। जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था टॉसिंग ए क्वाइन, तो क्वाइन टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 2 आउटकम्स होंगे, हेड आएगा या टेल आएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसमें हेड 2 ही आउटकम्स हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड के फेवर में कितने कंडीशन हैं, टोटल 2 हैं, 2 में से एक कंडीशन है हेड के फेवर में, तो फेवरेबल ऊपर आएगा 1, ठीक है 1, और टोटल नीचे आएगा 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इसके भी फेवर में, टेल के फेवर में एक ही कंडीशन है तो 1/2 आएगा, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, ये होता है फॉर्मूला। तो इसकी भी हाफ आ रही है और इसकी भी हाफ आ रही है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है ना, इसलिए ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है। इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। देयरफॉर गेटिंग अ हेड एंड गेटिंग अ टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कार्ड्स के कंसेप्ट हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इसको आप बिल्कुल सीरियसली समझ लो। कार्ड्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों की गलती हो जाती है, इसमें कार्ड का उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं।
ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं और उसमें 4 तरह के कार्ड होते हैं। एक होता है हार्ट, उसकी शेप ये होती है, रेड कलर का होता है। दूसरा डायमंड होता है, उसकी शेप ये होती है, ये भी रेड कलर का होता है। तीसरा स्पेड होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, इसकी शेप ये होती है। और चौथा क्लब होता है, ये भी ब्लैक कलर का होता है और इसकी जो शेप है ये है। यहाँ पे मैंने शेप बना रखा है, इन शेप को देख के आप समझ सकते हैं आसानी से। 4 तरह के कार्ड होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। इसमें हार्ट और डायमंड दोनों रेड होते हैं, स्पेड और क्लब दोनों ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 52 हैं। तो 52 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये 13 हो जाएंगे। 13 4 जा 52, तो 13 कार्ड हार्ट के होते हैं, 13 कार्ड डायमंड के होते हैं, 13 कार्ड स्पेड के होते हैं और 13 कार्ड क्लब के होते हैं। ये चीज़ समझ आ गया। टोटल कार्ड्स 52 हैं, इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। और चारों के कितने कितने कार्ड्स होंगे? 13। अब 13 कार्ड्स जो हैं इसमें ये पूरे 13 कार्ड्स में से क्या क्या होंगे? एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जैक होता है। इन तीनों में डायग्राम बना होता है, फेस बना हुआ होता है, इसलिए इन तीनों को फेस कार्ड बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, इन तीनों को क्या बोलते हैं? फेस। क्यों बोलते हैं फेस कार्ड? क्योंकि इसमें फेस बना हुआ होता है। किंग होता है, क्वीन होती है और जैक होता है। फिर इसके बाद एक एस कार्ड होता है जिसमें ए लिखा होता है, देखना आप, एस कार्ड ए लिखा होता है इसमें। और फिर 2 से लेकर 10 तक नंबर लिखे होते हैं इसमें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर लिखे, इनको हम नंबर कार्ड्स बोलते हैं। तो ये जो है ये 9 कार्ड ये हो गया और ये 10वां कार्ड हो गया, फिर 11 12 13 कार्ड हो गए, ये पूरा मिला के 13 कार्ड है। तो हर एक में ये चीज़ें होती हैं, हार्ट में भी ये चीज़ होगी, डायमंड में भी ये चीज़ होगा, स्पेड में भी ये चीज़ होगा और क्लब में भी ये चीज़ होगा। यानी टोटल कितने किंग होंगे? 4 किंग, एक हार्ट की होगी, एक डायमंड की, एक स्पेड की और एक क्लब की। 4 क्वीन होती है, एक हार्ट की, एक डायमंड की, एक स्पेड की, एक क्लब की। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? 4 जैक होते हैं, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का और इस तरह के, मतलब ये जो सेट है ये सब में होगा। जैसे ये हार्ट में ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी ये डायमंड में भी सारी चीज़ें होंगी, ऐसी स्पेड में भी सारी चीज़ें होंगी और ऐसी क्लब में भी सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे एक चीज़ और है कि टोटल रेड कार्ड कितने होंगे? 26। 13 हार्ट के और 13 डायमंड के, तो टोटल रेड कार्ड 26 हैं। और टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हो जाएंगे? ये भी 26 हो जाएंगे। तो इतना इन्फॉर्मेशन है कार्ड के बारे में, ये आपको याद रखना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे वो बोलेंगे कि 52 कार्ड्स का सेट है, इसमें से एक कार्ड हमने निकाला है और इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो किंग होगा। तो अब किंग के फेवर में कितने किंग हैं हमें ये देखना होता है। ये चीज़ अगर हमें पता ही नहीं होगा हम आंसर नहीं लिख सकते। बहुत आसान है ये, जिसको पता है उसके लिए आसान है, जिसको पता नहीं उसके लिए टफ है। अब बोला है इन्होंने कि किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी किंग होती हैं? 4। तो फेवर में कितने हो गए? 4 और टोटल कितना हो गया? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इज इक्वल टू 4/52। समझ आ गया? 4/52। इसी तरह से अगर आएगा कि मुझे डायमंड का किंग चाहिए, तब डायमंड का किंग तो एक ही है, तो फेवर में 1 हो जाएगा, तो 1/52 आंसर आ जाएगा। टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं? 26। तो इसे बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, एक कार्ड हमने निकाला और वो रेड कार्ड हो, तो 26 फेवर में 26/52। इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है? इस तरह से आप ये कर सकते हैं। आपका होमवर्क एक्सरसाइज 3.4 है। मैंने जितना कंसेप्ट बताया है इसका तो बहुत कम कंसेप्ट 3.4 में यूज़ होना है, बट ये सारे कंसेप्ट आपको क्लास 10 तक बहुत काम आएंगे। इसके एक एक पॉइंट को आपने समझना है और नोट्स बनाना है अच्छी तरह से और याद रखना है आगे के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।